वेलकम टू पुनित अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपना क्लास 9 का चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे थे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टूडेंट। और इससे पिछली क्लास में हमने स्टूडेंट जो है आपको स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें आपको सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट वगैरह के बारे में आपको जो है पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे स्टूडेंट्स आपका चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो मतलब किस तरह से मैटर की जो है फिजिकल स्टेट को हम लोग चेंज कर पाएंगे, या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हमें जो है किस तरह से हम टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रेशर को वेरी कर सकते हैं, ये सब हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाई 2 ways बाई चेंजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो है आइस ली है, ये देखिए कैलोरीमीटर लिया है, कैलोरीमीटर में हमने आइस लिया है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि आइस को मेल्ट करके हमने वाटर बनाया और उसका जो है टेम्परेचर वहाँ पे यानी कि थर्मोमीटर का यूज़ करके हमने जो है मेजर किया है। इसी तरीके से हमने वाटर लिया है और वाटर को हीट करके हमने जो है उसको वेपराइज कर दिया है और उसका जो टेम्परेचर है वो हमने थर्मोमीटर का यूज़ करके जो है कैलकुलेट किया है। तो जब हम देखें किसी भी सब्सटेंस को हमें पता है कि हर जो पार्टिकल होता है उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि उसके मूव करने से क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अपने नोट्स में देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने बताया व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगी। दिस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ेगी या मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बढ़ जाएगा। दस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल डिक्रीज होगा एंड द स्पेस बिटवीन पार्टिकल भी वहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सॉलिड मेल्ट होगा, वो चेंज हो जाएगा आपका लिक्विड में, और लिक्विड फाइनली अगर मेल्ट होता है तो वो गैस में फॉर्म हो जाएगा। तो ड्यूरिंग हीटिंग हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसा कि वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कुछ समय जो है स्टूडेंट हमेशा जो है कांस्टेंट बना रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ड्यूरिंग द हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम फॉर सम टाइम बिकॉज द हिडन हीट या लेटेंट हीट की वजह से ऐसा होगा। अब हिडन हीट क्या होती है, तो देखिए ये वो हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में हेल्प करती है बिना उसका टेम्परेचर सिस्टम का चेंज किए बिना। उसको हम लोग जनरली कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे इसमें लेटेंट हीट जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बिना टेम्परेचर को चेंज किए बिना भी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे आपका आइस है तो आइस नॉर्मली मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। ये देखिए जैसे इस सिस्टम को हमने हीट किया है तो आइस का नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 होगा। जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे थर्मोमीटर में कोई भी रीडिंग में चेंज नहीं हो रहा है, बट ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर 0 है और पूरी आइस पिघल के आपका जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमने वाटर लिया और वाटर को मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो एक समय आने पे उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 100 डिग्री में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सिस्टम का टेम्परेचर नहीं रेज होगा, जबकि उसकी स्टेट जो है वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रेज नहीं हुआ है बट स्टिल जो है वो जो है उसकी स्टेट को उसने जो है चेंज कर दिया है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम लोग हीट पढ़ेंगे तो हीट में आपको बताएंगे एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। जैसे कि हम लोग बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है। अपने कन्वेंस के लिए हम लोग जो है इसको 0 डिग्री सेल्सियस को 273 राउंड ऑफ वैल्यू में हम लोग जो है मान लेते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से जब मैं मेल्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट में बताऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का वो इंडिकेशन है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वहाँ पे शो करेगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको अपने नोट से हम लोग जो है एक बार कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिखाया, मैंने जब अभी बताया कि कैलोरीमीटर लिया हमने, टेम्परेचर वहाँ पे नोट किया है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called melting point, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होगा और मेल्ट से वो लिक्विड फॉर्म होगा किस पे, एटमॉस्फेरिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एग्जाम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखते हैं तो आपका जो है मार्क्स में वहाँ पे कट सकता है, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जैसे आप लोगों को पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन आप इसको कह सकते हो, ये होता है। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस नहीं रेज होगा
डज नॉट राइज इवन द हीट इज़ बीइंग सप्लाई कंटिन्यूसली, हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो जो हीट है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपकी कन्वर्ट हो रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी पार्टिकल्स की। तो स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पार्टिकल में जो है ज़्यादा एनर्जी होगी देन द एनर्जी ऑफ द आइस पार्टिकल, क्योंकि उसने अपनी जो लेटेंट हीट है उसको वहाँ पे जो है एब्जॉर्ब कर लिया उतनी हीट को। तो 0 डिग्री पे वाटर हो और 0 डिग्री पे ही आइस हो, तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगी? आइस के अंदर कम एनर्जी होगी, वाटर के अंदर आपकी जो है ज़्यादा एनर्जी होगी। वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। इसी तरीके से जब हम वाटर को हीट कर रहे होंगे तो वहाँ पे फ्यूज़न हमारा जो है ऑब्टेन होगा, तो वहाँ पे हमारा बनेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू, देखिए स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम वाटर को जो है गर्म करेंगे, वाटर जो है गर्म होकर आपका जो है वेपराइज फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमने 1 kg सब्सटेंस को दी है और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसी तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स, यानी कि लिक्विड ने ठीक है वेपर फॉर्म कर लिया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373 केल्विन, यानी कि 100 सेल्सियस प्लस 273 आप कर दीजिए तो 373 केल्विन आपका आ जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद आपका आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा, वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉइल होता है, वेपर फॉर्म करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस स्टेट, ये कहाँ पे होगा स्टूडेंट? आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपका जो फ्यूजन होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है और आपका जो वेपराइजेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर नहीं राइज होगा, जैसे अभी बताया, इवन हम लोग कंटिन्यूस उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं बिकॉज एज दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एनर्जी ऑफ द वाटर वेपर्स में ज़्यादा होगी। एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज़ मच मोर देन एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए पानी नॉर्मल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर वेपर्स के फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो वेपर्स होंगे उसमें 100 डिग्री पे ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी। सो वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम जो है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो उसको अगर हम हीट करेंगे स्टूडेंट तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से अगर हम हीट करते हैं उसको तो वो जो है गैसियस फॉर्म में आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उसको गैस को अगर दोबारा से कूल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, लिक्विड से फिर कूल कर रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आपका आ सकता है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल आपका जो है ड्राई आइस हो सकता है। तो वाटर में पता है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, 100 डिग्री पे वाटर जो है गैस या स्टीम फॉर्म में होता है। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में अपने मोलिकुलर अरेंजमेंट को शो कर सकता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसा भी हमने बताया, मान लीजिए कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन वो किस में कन्वर्ट होगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा अगर हम कंटिन्यूसली उसको अगर हम हीट कर रहे हैं। यानी कि हीट करने से कोई भी जो सब्सटेंस है वो पहले आपका जो है सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर आपका जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से आपका जो है कोई भी सब्सटेंस अपना जो ठीक है स्टेट है उसको जो है चेंज करेगा। बट हम लोग जो है सब्लिमेशन के अंदर जो है किसी भी सब्सटेंस को डायरेक्ट आपका सॉलिड से जो है आपका वेपराइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। तो देखिए सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट। मतलब बिना लिक्विड स्टेट में आए बिना हमने सॉलिड को डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और गैस को डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि वो चेंज
जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो और वेपर से डायरेक्ट हम सॉलिड फॉर्म करें बिना लिक्विड स्टेट में आए बिना, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो देखिए सब्लिमेशन का काफ़ी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है व्हेन ए कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड हीटेड इन ए चाइना डिश कवर विद इन्वर्टेड फनल, और या आप उसमें कॉटन प्लग भी यूज़ कर सकते हैं। और अपर एंड पे उसका जो वेपर फॉर्म होगा वो कन्वर्ट होगा आपका सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड इनर वॉल से वहाँ पे जाके वो चिपक जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए आपको दिखाया हुआ है, ये बर्नर स्टैंड आपका, ये वायर गेज हमने यूज़ किया। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NH4Cl और NaCl हमने यूज़ किया। जब हम इसको हीट करेंगे तो NaCl जो है वो ठीक है यहीं पे रहेगा और आपका NH4Cl जो है वो सब्लिमेटिव सब्सटेंस है, तो वो हीट होने के बाद जो है ऊपर की तरफ रेज करेगा। ऊपर हमने कॉटन प्लग लगाया है ताकि वो बाहर ना निकले, और यहाँ पे मान लीजिए उसको टेम्परेचर कम मिल रहा है तो यहाँ पे जाके वो पूरा चिपक जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लिमेशन मेथड से आपका अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हम अदर सब्लिमेटिव सब्सटेंस, जैसे हमने अभी बताया अमोनियम क्लोराइड, देखिए आपका अदर सब्लिमेटिव सब्सटेंस में आपका जो है कैम्फर हो सकता है, ओडोनिल हो सकता है, नेफ्थलीन बोल हो सकती है, या ड्राई सॉलिड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या जिसको हम लोग जो है ड्राई आइस भी कहते हैं, वो भी आपके जो है अदर सब्लिमेटिव सब्सटेंसेस हैं जिसको हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए अगर हम मान लीजिए किसी भी गैस को अगर हम सिलेंडर में लें उसको और उसको जो है कंप्रेस करें तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या होगा, ज़्यादा होगा। धीरे धीरे जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो डिस्टेंस आपका जो है रिड्यूस होगा और फाइनली जो गैस है वो लिक्विफाई हो सकती है एट लोअरिंग टेम्परेचर, यानी कि हमें उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना है, प्रेशर बढ़ाना है, जब उसका टेम्परेचर क्या है घटाना है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए कोई भी गैस यहाँ पे शो की हुई है, उसको हमने जो है कंप्रेस किया तो वो पहले ठीक है उसका स्टेट में चेंज आना स्टार्ट होगा, वो लिक्विफाई भी हो सकती है। अगर हम पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा पास ले आए तो वो सॉलिडिफाइड भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट टुगेदर। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इनटू carbon dioxide gas directly without changing into liquid when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग जो है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 1 एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर रिड्यूस करके डायरेक्ट ड्राई आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज होगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा अगर हम कोई भी सब्सटेंस ले उसको जो है प्रेशर के अगर हम उसको हीट करते हैं तो पहले आएगा सॉलिड टू लिक्विड, तो मेल्ट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से लिक्विड टू गैस अगर वो होता है तो इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अगर वो आपका गैस टू सॉलिड आ रहा है तो भी सब्लिमेशन होगा, और सॉलिड टू गैस तो भी सब्लिमेशन होगा। इसी तरीके से अगर वो लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है तो फ्रीजिंग होगा, और आपका अगर वो गैस टू लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन होगा, जिसमें भी आपका जो है रेन एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ठीक है एटमॉस्फेयर के अंदर या आपका जो है ठीक है बादलों के अंदर वो रहते हैं, तो कंडेंसेशन से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तभी आपका रेन वगैरह जो है स्टार्ट होता है। तो इसको एक बार थोड़ा हम एक्स्ट्रा टॉपिक में से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा बताया द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कैन ऑल्सो चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर, इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल विच ब्रिंग अबाउट चेंज। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रेशर अप्लाई करने से एक गैस को हम लोग जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करके लिक्विफाइड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर के थ्रू सेम चीज़ आपको समझाइए, जिसमें बताया बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा बताया आपको सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, देन लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, और सॉलिड से गैस को हम लोग सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, या गैस से सॉलिड को जनरली हम लोग सब्लिमेशन ही कह सकते हैं, बट आजकल इसके लिए एक नया टर्म यूज़ हो रहा है डिपोजिशन। तो गैस से सॉलिड के हम लोग डिपोजिशन भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया जो ऐसा यूनिट होती है जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जो किसी भी गैस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम लोग ATM या एटमॉस्फेयर में चेंज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसा यूनिट जो प्रेशर की होती है स्टूडेंट वो पास्कल होती है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल होता है। तो द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसको बोलते हैं, यानी कि एयर का जो प्रेशर लग रहा है ठीक है एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, या द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेयर प्रेशर। द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द सी लेवल जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम लोग जो है NAP या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर NTP भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे मैंने आपको बताया ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट।
जो कि गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करते हैं, स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म होती है जब हम डिक्रीज करते हैं प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक से कम, तो ये दोबारा कन्वर्ट होती है गैसेस फॉर्म में, जो कि बिना लिक्विड स्टेट में जाए बिना कन्वर्ट होती है। इसलिए कई बार हम इसको जो है सब्लिमेटिव सब्सटेंस या ड्राई आइस भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस अभी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म से अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म में, यानी कि उसको अगर हमें गैस फॉर्म में लेके जाना है तो हमें उसको जो है बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बट एक ऐसा भी प्रोसेस है जिससे हम जो है किसी भी सब्सटेंस को बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिना, रीच के बिना उसको जो है वेपराइज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वो प्रोसेस जिससे एक लिक्विड सब्सटेंस जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा किसी टेम्परेचर पे, जो वो टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, तो उसको हम लोग जनरली जो है इवेपोरेशन कहेंगे। इवेपोरेशन में मान लीजिए कोई आपका जो है लिक्विड सब्सटेंस है, उसमें जो पार्टिकल्स है आपको पता है वो हमेशा जो है उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वे हमेशा जो है मूव करते रहते हैं। तो जो अपर मोस्ट पार्टिकल होंगे, यानी कि जो लेयर्स में सबसे ऊपर जो पार्टिकल होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो ये कुछ पार्टिकल जो है कुछ एनर्जी आपकी जो है गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने से अपनी पोजीशन को जो है जल्दी जो है लीव कर देंगे और यहाँ से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपका जो है इवेपोरेशन फिनोमिना हो रहा है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले उसको इवेपोरेशन कहेंगे। पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड में ज़्यादा हायर एनर्जी होगी देन अदर, सो दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म वेपर के फॉर्म में वो वहाँ से स्केप हो जाएंगे। स्टूडेंट तो ये पूरी आपकी डेफिनेशन हुई इवेपोरेशन के। अब देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी बताया इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड होगी? एक्सपोज सरफेस एरिया पे। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हमें कपड़े कोई भी सुखाने हैं तो हम जो है उसका सरफेस एरिया जो है बढ़ा देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया है, एक ग्लास लिया है और आपने जो है एक कोई, ठीक है, ब्रॉड माउथ का कोई कंटेनर लिया है, तो किस में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? जो ब्रॉड माउथ का जो कंटेनर है उसमें आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो वही बताया ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका जो है बढ़ जाएगा। इसी तरीके से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इवेपोरेशन हमेशा ही बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से विंड स्पीड, यानी कि व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो एयर के साथ में है वो जो है जल्दी से वहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ पाएंगे। बट ह्यूमिडिटी के लिए स्टूडेंट जो है इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल होगा। जैसा आपको पता होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी जो है एयर के अंदर जो है कुछ क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर कम होगी तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, यानी कि ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन बढ़ा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से इवेपोरेशन हमेशा घटेगा, जैसा कि बारिश के समय होता है। उस समय आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा वाटर को जो है वहाँ से कैरी नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका डिक्रीज़ करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में ह्यूमिडिटी का ही पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिएगा कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं, उसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया रेट ऑफ इवेपोरेशन में सरफेस एरिया पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और एक पॉइंट आपका है नेचर ऑफ लिक्विड पे भी आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। जैसे आपने देखा होगा द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, जबकि कुछ स्लो रेट से इवेपोरेट होते हैं। जैसे पेट्रोलियम, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये जो है काफ़ी तेज़ी से इवेपोरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। जबकि कुछ लिक्विड जिसमें स्मॉलर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो जो है आपका, ठीक है, जल्दी वेपराइट होगा। जिनमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है वो देर से आपके जो है आपका वेपराइज होगा। जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे आपको बताया पेट्रोल, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म,
इनमें जो है स्मॉलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, तो ये जल्दी आपके जो है सब्लिमेटरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि वाटर या हनी वगैरह जो है इनका रेट ऑफ इवेपरेशन काफ़ी लेट होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इवेपरेशन क्या है, जैसे आप लोगों को पता होगा इवेपरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा इवेपरेशन से कूलिंग आएगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग इवेपरेशन में लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा। दिस हीट में बी प्रोवाइडेड बाय लिक्विड इटसेल्फ, या तो ये हीट लिक्विड देगा या सराउंडिंग से उसको ये हीट मिलेगी। When evaporating liquid take heat from the other part of the liquid, तो जो अदर पार्ट से अगर वो रिसीव करेगा तो रेस्ट ऑफ द लिक्विड जो है कूल डाउन हो जाएगा। और अगर वो लिक्विड आपके जो हीट है वो सराउंडिंग से अगर रिसीव करता है तो सराउंडिंग में भी जो है आपकी कूलिंग हो सकती है। इसकी वजह से जो है इवेपरेशन में हमेशा जो है कूलिंग आपकी होगी स्टूडेंट्स, यानी कि इवेपरेशन की वजह से हमेशा जो है कूलिंग आपका हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है, द कूलिंग कॉज बाय इवेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन ए लिक्विड इवेपरेट इट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल। तो मतलब जब उसने अपनी हीट लूज करी है तो वहाँ से वो जो है उसको गेन करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस जो है अपनी एनर्जी कभी भी लूज नहीं करता, अगर वो लूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं से वो उसको जो है रिट्राइव करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इवेपरेशन में आपकी कूलिंग होगी। इवेपरेशन में कूलिंग लिक्विड की सरफेस से हो सकती है या सराउंडिंग से एनर्जी रिसीव करने से आपकी कूलिंग जो है हो सकती है, और होगी किसकी वजह से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। अब इसके कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे हम अपने हाथों में एसीटोन रखें तो वो जल्दी से वेपराइज होगा, जिसकी वजह से जो है हमारे हाथों को जो है ठंडक मिलेगी। जैसे इस समय लॉकडाउन के समय हम लोग जो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वगैरह अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको अगर हम अपने हाथों पे स्प्रे करते हैं तो वो भी जो है वेपराइज होने से हमको जो है कूलिंग वहाँ पे मिलती है स्टूडेंट। इसी तरीके से वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर में हमको जो है कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, जो वो हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा वो जो है हमारी बॉडी से निकलने वाला स्वेट या पसीने को भी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी को जब इवेपरेशन का रेट बढ़ जाएगा सरफेस से, जिससे जो है हमारी बॉडी को कूलनेस जो है वहाँ पे महसूस होगी। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए धूप में से चल के आ रहे हैं और पंखे के नीचे हम लोग जनरली बैठ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो है स्वेट वगैरह इवेपरेट होता है और हमको जो है कूलिंग मिलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ लोग जो है गर्मियों के समय में अपनी छतों पे या जो है, ठीक है, स्ट्रीट वॉल वगैरह में जो है वाटर स्प्रिंकल करते हैं। जो वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो जो वाटर है वो ग्राउंड से या सराउंडिंग से एयर को, ठीक है, रिसीव करेगा और वहाँ से जो है वाटर इवेपरेट होगा, जिससे वो जो है एनर्जी वहाँ से रिसीव करेगा, हीट को वहाँ से रिसीव करेगा और आसपास जो है कूलिंग हमको मिल जाएगी स्टूडेंट। इसी तरीके से हम लोग जो है स्टूडेंट गर्मियों में एयर कूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो एयर कूलर्स वगैरह यूज़ करेंगे तो कूलर के अंदर से जो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है वो इवेपरेट होगा, तो आसपास जो है कूलिंग वहाँ पे आएगी स्टूडेंट। तो इसके देखिए काफ़ी एग्जांपल आप लोग जो है बना सकते हैं, इस तरह से आप इसके काफ़ी एग्जांपल पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इवेपरेशन की वजह से हमेशा जो है कूलिंग होती है, इसके कुछ इफेक्ट्स मैंने अभी आपको समझाए। जैसे मैंने आपको बताया कूलर वगैरह जो होते हैं उसमें वाटर जब इवेपरेट होगा तो उससे कूलिंग मिलेगी। इसी तरीके से आपने कई जानवर देखे होंगे या डॉग्स वगैरह देखे होंगे, जब उनको गर्मी लगती है तो अपना जो माउथ है उसको ओपन कर लेते हैं, जिससे उनका जो सलाइवा है, ठीक है, वो इवेपरेट होगा और उसके इवेपरेट होने से भी उनको जो है कूलिंग इफेक्ट जो है महसूस होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से हमको समर में जो है कॉटन क्लॉथ वगैरह पहनने चाहिए, उससे भी हमको जो है कूलिंग मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपने टॉपिक्स में और हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपरेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और इवेपरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए बॉइलिंग मैंने बताया बॉइलिंग अकर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे मान लीजिए वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री उसको चाहिए तभी वहाँ पे बॉइलिंग हो पाएगा। बट इवेपरेशन टेक प्लेस व्हेन लिक्विड इज प्लेस्ड इन ओपन कंटेनर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इवेपरेशन क्या है, कब होगा, जब कोई भी लिक्विड जो है किसी ओपन कंटेनर में रखेंगे और इसमें जो टेम्परेचर है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा। इसी तरीके से बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमेना, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पूरे के पूरे लिक्विड कंटेंट के अंदर आपका होता है, बल्क फिनोमेना होता है।
जबकि इवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट ओनली एंड ओनली सरफेस फिनोमिना होता है। इसी तरीके से हीटिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो बॉइलिंग के समय हमको जो है हीटिंग वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है या वहाँ पे हीट निकलती है, जबकि इवेपोरेशन के टाइम स्टूडेंट हमेशा जो है कूलिंग आपकी होती है। तो फॉर बॉइलिंग हमको जो है एक्सटर्नल सोर्स से हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिस भी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं। इसी तरीके से इवेपोरेशन में लिक्विड टेक हीट फ्रॉम सराउंडिंग, नो बर्नर वगैरह या बर्नर एक्सेट्रा हमको जो है वहाँ पे स्टूडेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरीके से देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर का एंड टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको जो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बताया हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ी है, बट 5 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हमने ढूंढा हुआ है। बल्कि आज के टाइम तो काफ़ी स्टेट ऑफ मैटर हमने जो है ढूंढी हुई है, जैसे बोसोन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, आपका जो है इसी तरीके से क्वार्क एक स्टेट ऑफ मैटर है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट ऑफ मैटर जो है वो ढूंढी जा चुकी है, बट आपको जनरली जो है ये 5 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़नी है। तो देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैस के फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब जो होते हैं उसमें आपका प्लाज्मा ही होता है स्टूडेंट। एक नियॉन साइन बल्ब ट्यूब के अंदर एक नियॉन गैस होती है, जबकि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो है हीलियम या कोई भी अदर गैस हो सकती है। तो जो गैस होती है स्टूडेंट वो आयनाइज फॉर्म में होती है। डैट इज गैस चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट, यानी कि वो गैस जो है आयनाइज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इस चार्जिंग की वजह से ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लाज्मा वहाँ पे ग्लो करना शुरू होगा बल्ब या ट्यूब के अंदर। द प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर, ये हमें पता है प्लाज्मा हमेशा स्पेशल कलर से ग्लो करता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। जो हमारे सन और स्टार होते हैं स्टूडेंट वो भी आपका जो है प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं, उसमें भी प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। इस तरीके से देखिए आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस या एस एन बोस जी ने कुछ कैलकुलेशन करी थी 5th स्टेट ऑफ मैटर में। तो बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है प्रिडिक्ट किया था एक नया स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बाद में नाम दिया था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या BEC। तो इसका प्रिडिक्शन किसने किया था, एस एन बोस जी ने किया था। जबकि इसके बारे में, ठीक है, प्रिडिक्शन किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था स्टूडेंट। तो बाद में जो है 2001 में एरिक ए कॉर्नल, इंपॉर्टेंट नेम्स है ये, वोल्फगैंग कैटरली और कार्ल ई वीमन ने जो है USA के, इन्होंने जो है 5th स्टेट ऑफ मैटर को जो है बना के दिखाया, और इसके लिए इनको जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाने के लिए जो है इनको मिला था। तो कैसे इन्होंने फॉर्म किया था, तो BEC इज फॉर्म ऑन कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस अबाउट 100,000, ठीक है, यानी कि लगभग 1000 गुना उसको जब ठंडा करेंगे गैस को नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एयर से, तो हमको जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा। तो प्लाज्मा आपका सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड स्टेट है, जबकि आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है लो टेम्परेचर पे बनने वाला, लो डेंसिटी पे बनने वाली आपकी स्टेट है स्टूडेंट। ये नाम आपको याद रखने हैं, एर्निक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटरली और कार्ल ई वीमन स्टूडेंट्स। बाकी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये साइट देख सकते हैं www.camp4kids, ठीक है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।